आज से 52 वर्ष पहले 20 जुलाई 1969 को इंसान ने चांद की धरती पर पहला कदम रखा था। मगर क्या सच में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद की धरती पर कदम रखा था या ये महज एक झूठ है? जी हाँ, कुछ कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट आज भी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इस मिशन पर सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि नासा का ये अभियान पूरी तरह झूठा था और इसे धरती पर ही फिल्माया गया था। लिहाजा दोस्तों, नासा के इस मिशन को लेकर कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट के दावों की पड़ताल करेंगे और सच जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। 20 जुलाई 1969 वो दिन जब मानव सभ्यता के इतिहास में पहली बार किसी इंसान ने चांद की धरती पर पहला कदम रखा था। वो इंसान थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनके चांद पर कदम रखने के करीब 20 मिनट बाद जिस दूसरे इंसान ने चांद पर कदम रखा वो थे एडविन बज एल्ड्रिन। 16 जुलाई 1969 को अमेरिका की अंतरिक्ष रिसर्च एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 कैप कैनेडी स्टेशन से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। इसके ठीक 4 दिन बाद यानी 20 जुलाई 1969 को चांद की धरती पर पहली बार इंसान के कदम पड़े थे। फिर 24 जुलाई वापस धरती पर लौटने के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज ये ऐतिहासिक यात्रा खत्म हुई। मगर मानव सभ्यता के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा चुका था। इस मिशन में शामिल ये 3 यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। मगर तीसरे यात्री माइक कॉलिंस चंद्रमा पर नहीं उतरे और वो सिर्फ चंद्रमा की कक्षा की परिक्रमा करते रहे। वजह ये थी कि उन्हें मुख्य यान में रहकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को तकनीकी मदद देनी थी। साथ ही अमेरिका में ह्यूस्टन के मिशन कंट्रोल सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों के साथ रेडियो संपर्क बनाए रखना था। मगर क्या सच में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद की धरती पर कदम रखा था या ये महज एक झूठ है? जी हाँ, कुछ कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट आज भी नासा के इस मिशन पर सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि नासा का ये अभियान पूरी तरह झूठा था और इसे धरती पर ही फिल्माया गया था। दरअसल 60 के दशक में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध अपने चरम पर था। दोनों देश एक दूसरे से हर क्षेत्र में प्रतियोगिता कर रहे थे। अंतरिक्ष भी उन्हीं में से एक था। इन दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष मिशन में आगे रहने की होड़ मची हुई थी। मगर उस दौड़ में सोवियत संघ ने उस वक्त अमेरिका को पीछे छोड़ दिया जब 1961 में उसने अंतरिक्ष में अपना पहला मानव मिशन भेजा। सोवियत संघ ने 1961 में जब अपने पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में वायुसेना पायलट यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा तो अमेरिका में खलबली मच गई। यह अमेरिका के लिए एक नाक की बात थी जो अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक लड़ाई बन गई थी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने गागरिन की अंतरिक्ष यात्रा के एक ही महीने बाद 25 मई 1961 को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा, अब समय आ गया है एक लंबी छलांग का, एक बड़े अमेरिकी कार्य का। मैं समझता हूं कि हमारे देश को इस दशक के पूरा होने से पहले ही चांद पर आदमी को उतारने और उसे पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कथन के बाद यह अब एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा बन चुकी थी, तो इनमें बहुत तेजी से काम किया गया। मगर अमेरिका को लग रहा था कि वह सोवियत रूस को स्पेस वॉर में पीछे नहीं छोड़ पाएगा। कहा जाता है कि उसके बाद अमेरिका ने रूस को नीचा दिखाने के चक्कर में चांद का फेक मिशन दुनिया के सामने रखा। इस मिशन को फेक मानने की शुरुआत अपोलो 11 के वापस लौटने के बाद से ही शुरू हो गई थी। खुद नासा द्वारा अमेरिका में किए गए एक सर्वे से पता चला कि काफी संख्या में खुद अमेरिकी भी इस मिशन को झूठ मानते हैं। लेकिन इस मिशन को झूठा मानने वालों को इस बात पर और यकीन उस वक्त हो गया जब 1976 में पत्रकार बिल कैसिंग की एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम है वी नेवर वॉन्ट टू द मून, अमेरिकाज $30 बिलियन स्विंडल। बिल कैसिंग नासा के जनसंपर्क विभाग में काम कर चुके थे। इस किताब में अपोलो 11 को झूठा साबित करते हुए कई तर्क दिए गए हैं। उनमें से कुछ तर्क हैं जैसे कि
चांद पर लगा अमेरिका का झंडा हवा के साथ हिल रहा है। ये कैसे संभव है जबकि चांद पर तो हवा है ही नहीं। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि तस्वीर में बिना तारों का आकाश दिख रहा है और तर्क दिए जाते हैं कि जो वीडियो फुटेज है उसमें अंतरिक्ष यात्रियों की परछाई कहीं छोटी तो कहीं बड़ी दिखाई देती है। यह तभी संभव है जब चारों ओर बड़े बड़े कैमरे हों। चंद्रमा पर यह संभव नहीं। अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट के शीशे पर स्पॉटलाइट दिखाई दे रही है। सवाल उठता है कि चांद पर पहले से मौजूद स्पॉटलाइट क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे स्टूडियो में शूट किया गया था। चंद्रमा पर दिखाए गए अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के निशान पर तर्क दिया गया है कि चंद्रमा की सतह सख्त है तो इस तरह के निशान नहीं पड़ सकते हैं। वहीं यह भी कहा जाता है कि चंद्रयान जिसका वजन 4 टन था उसने चंद्रमा पर कोई निशान नहीं छोड़े, तो फिर आर्मस्ट्रॉन्ग के पैरों के निशान कैसे बन गए? चौंकाने वाली बात यह भी है कि दुनिया के सबसे बड़े मिशन के ब्लूप्रिंट आज तक किसी ने नहीं देखे। अमेरिका का कहना है कि वो किसी तरह से गायब हो गए। सवाल यह है कि क्या दुनिया के इतने महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मिशन का ब्लूप्रिंट दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक नासा से इतनी आसानी से कैसे गायब हो सकता है? और मान भी लीजिए कि वो गायब हो गया तो आखिर उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 2014 में हॉलीवुड की एक साइंस फिक्शन फिल्म आई जिसका नाम था इंटरस्टेलर। इस फिल्म में भी एक जगह नासा के इस मिशन को फेक बताया गया है। नासा के इस मिशन को फेक साबित करने के लिए कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट कुछ और भी वैज्ञानिक तर्क देते हैं। उनका कहना है कि पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल को चीर कर जाना पड़ता है, जिसके लिए उनके यान को एक से ज्यादा रॉकेट थ्रस्टर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि अनेक स्टेज में उनके यान को सही दिशा में गति प्रदान करते हैं। इन रॉकेट थ्रस्टर्स के लिए 2 और चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक है ईंधन और दूसरा लॉन्चिंग पैड। ईंधन इतना होना चाहिए कि जिससे वह वायुमंडल से बाहर जा सके और लौट कर आ सके, जो कि बहुत ज्यादा वजनी हो जाएगा। लैंडिंग के दौरान दूसरा लॉन्च पैड सही दिशा में रॉकेट को छोड़ता है, अन्यथा उसका प्रोजेक्टाइल मोशन सही नहीं बैठता। अब अगर मान भी लिया जाए कि किसी तरह अपोलो यान वापस आने लायक ईंधन और रॉकेट थ्रस्टर्स के साथ चंद्रमा पर लैंड कर भी गया, तो बिना लॉन्च पैड के आया कैसे? क्योंकि आज तक अपने आप से सीधा ऊपर की ओर उठने वाले यान नहीं बन पाए हैं जो इतने वजन के साथ चंद्रमा के वायुमंडल को चीर सके। यह एक बात थी जो इस मिशन को नकली साबित करती है। हालांकि नासा ने इन सब आरोपों को सिरे से खारिज किया है और अपने इस मिशन की सच्चाई को लेकर कई तथ्य और सबूत भी दुनिया के सामने रखे। नासा ने जून 1977 को एक फैक्ट शीट जारी की थी। इसमें उन्होंने ऐसे तथ्य बताए थे जो साबित कर सके कि अपोलो 11 मिशन गलत नहीं था। अपोलो 11 मिशन को साबित करने के लिए उन्होंने चांद से लाए गए ऐसे पदार्थ भी लोगों के सामने रखे जिन्हें धरती पर पैदा नहीं किया जा सकता। खैर, जो भी हो, मगर कुछ वाकये ऐसे भी हैं जो इस मिशन की शुरुआत से ही कुछ संदेह पैदा करते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है थॉमस बैरन और उनके परिवार की मौत। हालांकि यह मामला 1967 का है, यानी कि अपोलो 11 से 2 साल पहले का। कौन थे थॉमस बैरन? क्या था उनकी मौत का इस मामले से कनेक्शन, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं अपोलो 1 मिशन की उस दुर्घटना के बारे में जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। नासा की अपोलो 11 से पहले अपोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मिशन भी हो चुके थे, जिसमें सबसे पहले अपोलो 1 मिशन की तारीख 21 फरवरी 1967 को तय की गई थी। इसके पहले जनवरी में इस मिशन के तीनों यात्री दल का रिहर्सल होना था। ये 3 अंतरिक्ष यात्री थे, विर्गिली इवान ग्रीमस, एड वॉइट और रोजर कैफी। अपोलो 1 का यह मिशन अंतरिक्ष यात्रा के लिए जरूर था, मगर इस मिशन में चंद्रमा की यात्रा नहीं थी, बल्कि सिर्फ प्रक्षेपण प्रक्रिया की जांच, भूमि केंद्र द्वारा यान नियंत्रण और मार्गदर्शन की जांच था। 27 जनवरी 1967 को इन तीनों यात्रियों को इसका रिहर्सल करना था। तय समय पर तीनों अंतरिक्ष यात्री ग्रीसम, वाइट और कैफी अंतरिक्ष सूट पहनकर रिहर्सल के लिए यान के अंदर पहुंचे। दोपहर 1 बजे वो अपनी सीट बेल्ट बांधकर जांच के लिए तैयार हो गए। 2:45 पर यान को सील कर दिया गया
और यान की हवा को निकाल ऑक्सीजन भरी जाने लगी। इस दौरान यान में ऑक्सीजन का दबाव इतना ज्यादा हो गया था कि इन तीनों यात्रियों और नियंत्रण कक्ष के बीच में संपर्क टूट गया। इस वजह से जांच को 5:40 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 6:20 तक उल्टी गिनती जारी थी, लेकिन 6:30 को फिर किसी वजह से उल्टी गिनती रोकनी पड़ी। तभी 6:31 पर नियंत्रण कक्ष ने रोजर कैफी को चिल्लाते हुए सुना। उन्होंने कहा कि कॉकपिट में आग लग गई है, हम जल रहे हैं। इसके कुछ सेकंड बाद एक तेज चीख के साथ संपर्क पूरी तरह टूट गया। टीवी के मॉनिटर पर वाइट को यान का द्वार खोलने की कोशिश करते देखा गया। यान इस तरह से बना था कि द्वार अंदर की ओर खुलता था, लेकिन ऑक्सीजन का दबाव बाहर की ओर होने की वजह से खुल नहीं रहा था। वहीं दरवाजे को खोलने के लिए यात्रियों को कई बोल्ट खोलने थे, मगर उन्हें इतना समय ही नहीं मिला। ऑक्सीजन की वजह से आग तेजी से फैली और 17 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। यान बिना प्रक्षेपण के ही जलकर खाक हो गया। तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। आग इतनी भयानक थी कि व्हाइट और ग्रीसम के सूट पिघलकर एक दूसरे से जुड़ गए थे। यात्रियों को बाहर निकालने के लिए कम से कम 5 मिनट चाहिए थे और उन्हें सिर्फ 17 सेकंड मिले थे। मगर बिल केसिंग ने अपने किताब में इस दुर्घटना के बारे में भी खुलासा करते हुए लिखा है कि यह महज एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि साजिश के तहत इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की हत्या की गई थी। उन्होंने कहा कि इन नासा को शक था कि ये तीनों अंतरिक्ष यात्री उसके इस झूठे अभियान का पर्दाफाश करने वाले थे, मगर उसके पहले ही इन तीनों को मार दिया जाता है। कहा जाता है कि इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों में से एक इवान ग्रीसम को इस मिशन में गड़बड़ी का कुछ आभास हो गया था। उन्होंने शंका जाहिर की थी कि यह मिशन उनके द्वारा पहले किए गए अन्य मिशन से कुछ अलग हो रहा है। कहते हैं कि इसके बाद इस मिशन से संबंधित 740 इंजीनियरों को बदल दिया गया, मगर कुछ गलत का अंदेशा होने के बावजूद 27 जनवरी को ग्रीसम बाकी दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इसके कैप्सूल में चले गए और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान में तीनों अंतरिक्ष यात्री जल गए। अब आते हैं थॉमस रोनाल्ड बैरन यानी थॉमस बैरन पर। बैरन अपोलो स्पेस शिप के निर्माण के लिए उत्तरदायी एजेंसी नॉर्थ अमेरिकन एविएशन के गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा निरीक्षक के रूप में काम कर रहे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दुर्घटना के 1 महीने पहले ही यानी दिसंबर 1966 में बैरन ने अंतरिक्ष एजेंसी के एक कर्मचारी से शंका जाहिर करते हुए कहा था कि कोई मारा जाने वाला है। इसके बाद उन्हें 5 जनवरी 1967 को इस नासा से निकाल दिया जाता है, मगर बैरन को साजिश का आभास हो गया था, इसलिए निकाले जाने के बावजूद वो चोरी छुपे इस मामले से जुड़े लोगों से अंदर की जानकारी लगातार ले रहे थे। अपनी इन जानकारियों के आधार पर 27 जनवरी 1967 को हुई इस दुर्घटना के एक दिन पहले यानी 26 जनवरी को बैरन ने एक अखबार के संपादक से कहा था कि मुझे अंतरिक्ष यात्रियों की जान का डर है। यानी करीब उन्होंने इन यात्रियों को मार दिए जाने की साजिश का खुलासा कर दिया था। कहा जाता है कि इस हादसे की जांच के लिए बनाई गई समिति ने बैरन को भी अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिसके बाद थॉमस बैरन ने करीब 500 पेज की अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसे जांच दल के सामने प्रस्तुत किया। मगर बैरन की रिपोर्ट देखने के बाद जांच दल के अध्यक्ष ओलिन टीग का रवैया काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने बैरन को उनकी रिपोर्ट वापस करते हुए कहा कि हमें इस रिपोर्ट को प्रिंट करना होगा, जो काफी महंगा पड़ेगा। उनका ये जवाब सुनकर बैरन चौंक गए। इसके बावजूद बैरन ने हार नहीं मानी और उन्होंने इस हादसे से जुड़े जानकारियों को एकत्रित करना जारी रखा। कहा जाता है कि बैरन अपनी 500 पेज की रिपोर्ट को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की योजना बना रहे थे, मगर इससे पहले 28 अप्रैल 1969 को थॉमस बैरन, उनकी पत्नी और उनकी सौतेली बेटी तीनों की एक संदिग्ध कार हादसे में मौत हो जाती है। हादसे के बारे में कहा जाता है कि उनकी कार रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त एक ट्रेन से टकरा गई थी, जिसमें इन तीनों की मौत हो गई। हादसे की जांच में सामने आया कि थॉमस बैरन, उनकी पत्नी और उनकी बेटी तीनों की खोपड़ी में जबरदस्त फ्रैक्चर था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। इतना ही नहीं, जिस ट्रेन से उनकी कार की टक्कर हुई थी वो ट्रेन भी नासा का ही कुछ सामान लेकर जा रही थी और उस वक्त उस ट्रेन में इंजन के अलावा बस एक कार्गो बॉगी लगी थी।
बैरन के एक रिश्तेदार ने बताया था कि हादसे से कुछ दिनों पहले बैरन ने उनसे कहा था कि उन्हें धमकी दी जा रही है और उनका पीछा किया जा रहा है। वहीं उनके पड़ोसियों का कहना था कि जिस रात ये हादसा हुआ उसी रात बैरन के घर में 2 व्यक्तियों ने घुसकर कुछ तोड़फोड़ की थी और उनके घर की तलाशी ली थी। बिल कैसिंग ने अपने किताब में इस बात का उल्लेख करते हुए लिखा है कि मेरा मानना है कि थॉमस रोनाल्ड बैरन की हत्या की गई है क्योंकि उनके पास इस अपोलो परियोजना की सच्चाई के बारे में बताने के लिए कुछ था। खैर, जो भी हो, बैरन क्या जानते थे, उनकी मौत कैसे हुई, उनकी मौत के बाद उस 500 पेज की रिपोर्ट का क्या हुआ, ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो इस हादसे के 52 साल बीत जाने के बाद भी आज तक वैसे ही हैं। वहीं हादसे में 3 अंतरिक्ष यात्रियों की जान जाने और अपने सबसे मुखर आलोचक बैरन की मौत के बाद नासा ने एक बार फिर अपने चांद की धरती पर कदम रखने वाले व्यक्ति के नए सिरे से खोज शुरू कर दी और इसके 2 ही साल बाद अपोलो 11 के साथ चांद की धरती पर इंसान ने कदम रख दिया। अपोलो 11 की सफलता के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके बाकी दोनों साथी अमेरिका में हीरो बन चुके थे। उन्हें तमाम पार्टियों में बुलाया जाता था, लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते थे, उनके ऑटोग्राफ लेते थे। मगर धीरे धीरे इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों ने इस तरह की पार्टियों में जाना बंद कर दिया और लोगों से मिलना जुलना भी काफी कम कर दिया। कहा जाता है कि एक बार एक पार्टी में किसी ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग से उनके चांद पर जाने का कुछ अनुभव जानना चाहा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की आंखों में आंसू आ गए और इसके बाद वो बिना कुछ जवाब दिए उस पार्टी से चले गए। उसके बाद उन्होंने लोगों से मिलना जुलना काफी कम कर दिया। दोस्तों, हम ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे कि नासा का ये मिशन झूठ था या सच, मगर इस मिशन से जुड़े कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे हम और काफी कुछ रोचक जानकारियां हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। नमस्कार।